जात पात या बदलाव की बात, और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है या किसी भी राज्य का चुनाव होता है तो अब ऐसा लग रहा है कि मुद्दों के अलावा जो सबसे बड़ी चीज किसी भी चुनाव में पहचानी जाने लगी है या मानी जाने लगी है वो है कि किस जाति के लोगों को कितने ज्यादा टिकट मिले या किस जाति के वोटर किस तरफ जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव भी कुछ अछूता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान हुआ ऐसा लगा कि उसमें जाट बहुल इलाकों की सबसे ज्यादा बात की गई, और अब जब दूसरे चरण का चुनाव है तो बात की जा रही है मुस्लिम फैक्टर की। किस हद तक हावी है ये मुद्दा? एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, और तीनों ही अहम दल हैं जो कि एक दूसरे पर कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं और अपना दामन पाक दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि शायद वो ऐसा नहीं कर रहे। जानते हैं, शुरुआत करते हैं बीजेपी की तरफ से। रंजना जी, शुरुआत जब हुई विकास के नारे पर हुई, उसके बाद जब टिकट सामने आते हैं तो फिर से वही समीकरण दिखाई देते हैं, जातिगत समीकरण। उससे आपकी पार्टी भी अछूती नहीं रही है। जब टिकट देने की बारी आई, बहुत सारे लोग जो छोड़ कर गए, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जातिगत आधार को ही माना गया। क्या अहम मुद्दा अब जाति ही हावी हो गई है फिर से? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी जातिवाद से ऊपर उठ करके लगातार काम कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा हम उत्तर प्रदेश में सभी जातियों को समायोजित कर कर चल रहे हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2014 के इलेक्शन में प्रधान सेवक के रूप में हम लोगों के बीच में आए और हमारे देश को उन्होंने इस तरफ ले जाने की ओर कार्य करा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज हम इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हैं और उनकी कार्यशैली की, उनकी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में पूर्ण बहुमत हासिल किया और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिला। सभी वर्ग, आप देखिए कि कितनी सारी योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, खाते खोलने में शोषितों को, वंचितों को, जो कि पिछले हम देखते, मैं एजेंसी चलाती हूँ, 1,67,00,000 परिवारों को उत्तर प्रदेश में गैस कनेक्शन फ्री बांट चुकी है हमारी सरकार, जिससे कि कितने लोगों का लगातार वे लोग लाभ पा रहे हैं। हमारी योजनाओं में जैसे कि सौभाग्य योजना, घर घर बिजली पहुंचाने की जो योजना, जिसके कारण कि हमने आज ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में बिजली देने का कार्य किया। जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली वितरण है, तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे की बिजली आपूर्ति हो रही है। आप देखिए घर घर नल योजना, जिससे कि हम अभी तक 30,000 ग्रामीण क्षेत्रों को उन योजनाओं का लाभ, हर घर नल योजना का लाभ क्रियान्वित चल रहा है। और जाने किसानों को देख लीजिए आप, किसान योजनाओं के कितने सारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जो कि पिछली सरकारों में बेच दी गई या बंद कर दी गई। इसका लाभ हमारे किसानों को लगातार मिल रहा है। आज गन्ना उनका जो है ऐसे पड़ा नहीं रहता है, सड़ता नहीं है, और चीनी मिलों में लगातार उनका भुगतान किया जा रहा है। किसान आज आप देखिए कि मृदा। रंजना जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि बीजेपी इस बार किसी ऐसे जातिगत समीकरण में नहीं पड़ी है? हमारी पार्टी बिल्कुल जातिगत समीकरण को लेकर नहीं चल रही है। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, राशन कार्ड योजना हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, नारी सशक्तिकरण की योजनाएं आई, और हमारे प्रदेश में आज हर चीज में लगभग कई सारी योजनाओं में प्रथम स्थान पा चुका है हमारा प्रदेश। ठीक है। और पूरे देश में द्वितीय नंबर पर हमारा जो पर व्यक्ति आय है उसमें सेकंड स्थान पर है हमारा प्रदेश। तो इससे सभी का उत्थान हुआ है, किसी एक वर्ग का उत्थान नहीं हुआ, हर जाति का। पवन जी, जो बात बीजेपी लगातार उठा रही है और जो बात बीजेपी लगातार कह रही है, जैसा कि अभी रंजना जी ने भी कहा कि जब योजनाएं लागू करने की बारी आई तो हर गरीब के घर तक राशन पहुंचाने की बात हो, फ्री राशन वितरण की बात हो, उसमें जाति नहीं देखी गई, कोई प्रमाण पत्र नहीं देखा गया, हर किसी के पास तक सुविधाएं पहुंची हैं।
तो फिर जो आरोप लग रहा है आपकी तरफ से कि बीजेपी जातिगत कार्ड खेल रही है, वो कहां तक जायज है? सबसे पहले तो रीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और डीडी की पूरी टीम का, हम लोगों को बुलाने के लिए, मौका देने के लिए। रही बात जाति की, तो देखिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति एक सच्चाई है, जो सच बात है, जाति हमारे समाज का एक हिस्सा है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती। इनका काम है झूठ बोलने का, और ये आप देखिए इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन सही बात यह है कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सबका विनाश है। ना आज की तारीख में रोजगार है, लोगों की भुखमरी की स्थिति है, पलायन आपने इतना लंबा देखा, मुझे याद है आपके चैनल पे भी थोड़ा थोड़ा दिखाया गया, टीवी चैनल्स पे भी दिखाया गया, कितना बड़ा एक शिफ्टिंग था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर। टोटल पॉलिसी फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे हमारी बहन रंजना जी अभी कह रही थी, ये खुद भी गैस एजेंसी की संचालिका है, उज्ज्वला गैस, सौभाग्य योजना, ये सब दुर्भाग्य योजना में कन्वर्ट हो गई है। आपने एक सिलेंडर दिया, दोबारा नहीं भर पाया, वो भी एक समस्या है। नहीं मतलब जो हमारा विषय है जात पात या बदलाव की बात, जिससे मैंने शुरुआत की आपसे सवाल की, आपकी तरफ से अगर जयंत चौधरी के साथ तालमेल बिठाया जाता है और सभी मंचों पर जाया जाता है, तो सीधे सीधे जाट फैक्टर को लुभाने की कोशिश थी? नहीं, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं देख सकते। सिर्फ जाट से नहीं देख सकते, किसान को भी देखिए और उस किसान के दर्द को महसूस कीजिए, जो 1 साल से ज्यादा हर मौसम को झेलते हुए वहां पर बैठा था दिल्ली की सीमा पर, और दिल्ली की सरकार उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई रास्ते में। वो कोई विदेश से आने वाले किसान नहीं थे, कोई विदेश से आने वाले आक्रमणकारी नहीं थे, इसी देश के बच्चे थे, इसी देश के अन्नदाता थे। तो आप उसे जाट कह के कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आप उसको क्या कहेंगे जब हमारे देश के माननीय गृह मंत्री कुछ नेताओं को बुलाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और उनके एक जाट सांसद जी के घर पे बैठक करते हैं, उसको भी आपको याद रखना होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कुछ अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल करती है और पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगा देती है कि हमने इस जाति के इतने मंत्रियों को बनाया, उसको भी ध्यान में रखना होगा। देखिए समाजवादी विचार कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता है, और जहां तक जातिवाद की बात है, हम समाज के पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक, इन सभी के लिए काम करते हैं, समाज की पंक्ति की आखिरी आदमी के लिए काम करते हैं। सवर्ण समाज में भी जो लोग समृद्धि से दूर हैं उनके लिए काम करते हैं। और जैसा कि एक नारा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था कि जो पैदा करे खाई वो है भाजपाई, तो वो जो नारा है वो अपनी जगह कारगर है, क्योंकि जो ये बोलते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। राजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कहां चल रहा है इस बार? माइक ले लीजिए। आपका धन्यवाद देता हूं और बरेली में वेलकम करता हूं पूरी टीम का। कांग्रेस ने कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं की, और ना ही कभी जात पात पे हमारा जो है कोई भी विकास का एजेंडा रहा। हमने सबका हमेशा विकास किया। आज चाहे वो दलित ले लीजिए, चाहे जनरल ले लीजिए, चाहे मुस्लिम ले लीजिए, अगर कहीं भी खड़ा है तो वो कांग्रेस की वजह से खड़ा है। अगर आर्थिक स्थिति उसकी ठीक है आज, तो वो कांग्रेस की वजह से ठीक है। बाकी तो जितनी भी इधर 32-33 साल में जो भी सरकारें आई, उन्होंने केवल बांटने का काम किया। और कांग्रेस ने हमेशा, वैसे तो भारत के अंदर जाति लेकर पैदा होते हैं और मरते भी जाति लेकर ही है, क्योंकि व्यवस्था हमारी अभी तक परिवर्तन नहीं हो पाई है। उसी क्रम में हमारी जो नेता हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उन्होंने ये बहुत बड़ी पहल की है कि इन सब चीजों को दरकिनार करके एक नई राजनीति का आगाज किया है, और उसका जो परिणाम है वो आपको बहुत जल्द 22 में भी और 24 में भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग जातिगत राजनीति कभी नहीं करते हैं, और ना ही हम इसका जो है समर्थन करते हैं। तो आप लोगों ने कभी कोई कांग्रेस की तरफ से कभी कोई जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश ही नहीं हुई है? जनता नहीं समझ पाती क्या? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि विकास की आप बात करते हैं, जनता क्यों ठुकरा? कभी धर्म के मुद्दे आ जाते हैं, कभी जात पात के मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है वो महंगाई का, बेरोजगारी का, युवाओं की जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो उन सब चीजों को लेके अब हमारा जो समाज है वो जागरूक हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो रही है, और वो जल्दी ही इस प्रदेश में भी और इस देश में भी परिवर्तन चाहती है, क्योंकि वो तंग आ चुकी है इस धर्म की राजनीति से। रंजना जी, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी।
मेरे भाई पवन जी ने अभी कई सारी आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि जिस तरीके से हमारे देश में पिछले 70 सालों से आप देखिए कितना विकास किया गया कांग्रेस के द्वारा, और उत्तर प्रदेश में पिछली 27 साल तक सपा बसपा के द्वारा किस तरीके से क्या योजनाएं लागू हुई, कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश का। मैं अपने अधिकारी के पास एक दिन बैठी थी, आज हर व्यक्ति सुकून महसूस कर रहा है। सुशासन की जो नीति, कानून व्यवस्था में बदलाव जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उससे हर वर्ग खुश है। उसको यदि वो टैक्स पेयर था, उसे सुरक्षा नहीं थी, रोड पर चलने की व्यवस्थाएं नहीं थी, इधर से उधर जाने में असुविधाएं थी। आज इतने रोडों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो कि देश को उत्थान की तरफ ले जाने की तरफ लगातार निरंतर प्रयासरत है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कि जो भी पहले हमारी 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में आई पूर्ण बहुमत से, उसमें हमारे अखिलेश जी इस समय मुख्यमंत्री थे, तो हमारी जो योजनाएं केंद्र से आती थी उन्हें नीचे तक क्रियान्वित ही नहीं किया जाता था। लेकिन हमारे योगी जी जब 2017 में आए तो जितनी केंद्र की योजनाएं ऊपर से लागू की जाती हैं उन्हें धरातल तक पहुंचाने का कार्य योगी जी के द्वारा किया गया। आज हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं खुद देखती हूँ, मैं गाड़ी से चलती हूँ, लेकिन बच्चियां पहले मुझे खुद डर लगता था रात में यदि बच्चियां निकलती थी, मैं सोचती थी ये क्यों निकलती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे संज्ञान में आती थी। मैं बिजनेस करती हूँ, बाहर बैठती हूँ कि लड़कियों को यूं ही गाड़ियों में डाल करके ले जाया जाता था और उनकी कहीं रिपोर्ट तक नहीं की जाती थी। और आज ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा है कोई भी। हर परिवार सुरक्षित है। गुंडा राज, माफिया राज जेलों में भरने का या तो गुंडे जेल चले गए या फिर परलोक चले गए। ऐसी नीति, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं, हर घर तक लाभ पहुंचाना, किसी भी तरीके का लाभ हो। हम 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। हम सड़कों का, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, उत्तरांचल एक्सप्रेस वे हो। पवन जी से मैं एक रिएक्शन ये ले लूंगी। पवन जी, बात तो ये काबिले गौर है कि जब बात कानून व्यवस्था की हो सकती है, जब बात महिलाओं को सुरक्षा की हो सकती है, तो फिर बार बार बात आजम खान की क्यों होने लगती है? बार बार बात मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की क्यों होने लग जाती है? उनके बारे में नारेबाजी और जुमलेबाजी के बारे में क्यों होने लग जाती है? अहम मुद्दे तो ये होने चाहिए ना किसी भी चुनाव में। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका रीमा जी। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारी बहन ने कही और कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून व्यवस्था को अगर आप गौर से देखें तो आपको याद करना पड़ेगा हाथरस की उस दलित बेटी के बारे में, जिसको रात के 1:30 बजे जिला अधिकारी और एसएसपी खुद उसके शव को जलवा रहे थे, और किस प्रकार से जलवा रहे थे इस बात को भी आपको याद रखना होगा। और उस बेटी की आत्मा से पूछिए, आप भी, मेरी बहन भी, आप भी महिला हैं, आप भी महिलाएं, आप खुद उस महिला के दर्द को समझ सकती हैं। थार चढ़ा दी जाती है उन किसानों के ऊपर जो आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या लोकतांत्रिक देश में आंदोलन करने का हक नहीं है? आप गृह राज्य मंत्री, जिस भवन में सरदार पटेल जैसी महान शख्सियत बैठते थे, उस गृह मंत्रालय में आज एक ऐसा गृह मंत्री बैठता है जिसके बेटे के ऊपर खून का इल्जाम है, और खून भी ऐसी नृशंस हत्या कि लोग जा रहे हैं आंदोलन करने, आप जीप चढ़ा देते हैं। ये आपको हौसला कौन दे रहा है? ये भी सवालों का हमें जवाब देना होगा। बट अदालत ने तो उनको जमानत भी दे दी है, वो तो एक अलग ही मामला है। देखिए, इतना आसान नहीं है रीमा जी, अदालत का जमानत दे देना, मुकदमा चलना। लेकिन जब सरकारें होती हैं तो सरकार, भाई जब आप पद पर बैठे हैं तो प्रभावित तो कर रहे हैं ना। क्या उसमें कौन सी ऐसी परेशानी थी? आप हटा देते पद पे से। जिस कमरे में सरदार पटेल जी बैठते थे, उस भवन में आज अजय मिश्रा टेनी जी बैठते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक हिटलर का दुष्प्रचार मंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता दुष्प्रचार मंत्री है, और ये इतना दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन लोगों की आंखें खुल गई हैं। आपने यहाँ की बात की, पश्चिम की बात की। पश्चिम से तो अभी आंधी उठी है, ये अभी यहाँ पर मध्य में आएगी और पूर्वांचल जाते जाते समाजवादी पार्टी की सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और जिन मुद्दों के बारे में आप बात करना चाह रही हैं, आजम खान साहब के बारे में, मुस्लिम मसाइल के बारे में, मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, लोकतंत्र ने उनको बराबर का हक दिया है। नहीं, यहाँ पे तो मैं ये सवाल पूछ रही थी कि जब बात आजम खान की आती है, जो जेल में है, जो चुनाव लड़ रहे हैं,
उन्हीं के इलाके के कई सारे मुस्लिम परिवार जब ये बात कहते हैं कि उनकी जमीनें हड़पी गई और उनके साथ में इस तरह से बर्ताव किया गया, तो बात यहाँ आती है कि क्या जब टिकट देने की बारी आती है तो फिर आपके दिमाग में वही सब कुछ आ जाता है, बजाय इसके कि किस तरह के आरोप है। जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी पर आरोप है, पार्टी के नेताओं के तो आपके ऊपर भी आरोप है, तो फिर वो आरोप जायज कैसे ठहराया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उसी दुष्प्रचार का शिकार हो गई हैं। आजम खान साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया, एक जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। मैं चाहूंगा आप जब यहाँ से दिल्ली जाएं तो उसको देखते हुए जाएं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उस यूनिवर्सिटी का क्या काम किया? यूनिवर्सिटी क्यों बनाई जाती है? यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए बनाई जाती है, समाज की तरक्की के लिए बनाई जाती है, रोजगार के लिए बनाई जाती है। जी खुद ही एक बार जवाब गरीबों की बेचारों की जमीन हड़प कर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना देना, ये सपा का ही काम हो सकता है, आजम खान जैसे लोगों का ही काम हो सकता है। नहीं, ये पूरी तरह से गलत प्रचार है। कोई जमीन नहीं हड़पी गई, क्योंकि जिस प्रकार के मुकदमे आपने आजम खान साहब पे लिखवाए कि बहुत ऐसे खराब मुकदमे की, बकरी चोरी, किताब चोरी, ये कोई बात होती है? आप खुद ही सोचिए, ये जनता इस बात को समझ चुकी है, आपके दुष्प्रचार में नहीं आ रही। और जैसा मैंने कहा कि पश्चिम से आंधी उठी है, ये पूर्वांचल तक जाते जाते अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की सुनामी में परिवर्तित होने जा रही है। सुनामी में परिवर्तित कौन सी पार्टी किधर हो रही है, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त हमारा ये तो वक्त ही बताएगा। और अभी तो देखिए पहले चरण का ही चुनाव हुआ है, इसलिए बहुत जल्दबाजी ना की जाए निर्णय लेने में। ये बताएं राजेंद्र जी कि जब बात आपकी नेत्री की आती है, प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो बहुत ज्यादा इस बार अपने कैंपेन को हाइप भी दे रही हैं, जगह जगह जाके रोड शो कर रही हैं, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। एक तो सवाल मेरा यह है कि आपकी बाकी पार्टी के जो और नेता हैं, एक चेहरे को आगे बढ़ाकर राहुल गांधी गायब है, तमाम लोग गायब हैं। क्या इस बार ये तय हो जाएगा कि अगर एक बार फिर से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया तो प्रियंका गांधी का भी जो राजनीतिक भविष्य है वो दांव पर लग जाएगा? ऐसा नहीं है। अभी देखिए आप, जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 30 लोग जो है हमारे स्टार प्रचारक हैं। ऐसा नहीं है कि वही अकेले, लेकिन मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो है प्रियंका जी का चेहरा ही जो है मेन बना रखा है। इस बात के लिए सबका शुक्रगुजार हमारी पार्टी है। और जिस तरीके से अभी हमारी बहन कह रही थी कि बहुत ज्यादा विकास किया है, तो वो विकास 5 किलो के थैले पे आ गया, 5 किलो के थैले पे छप गया वो विकास। सब देख रहे हैं जिस तरीके से गैस कनेक्शन है, आज वो किस कोने में पड़े हुए हैं, या तो वो कहीं जंग लग रही है, और जिस तरीके से धर्म और जाति की बांटने वाली राजनीति हो रही है, वो अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी और न ही इस देश में चलेगी। क्योंकि प्रियंका जी आज रोजगार और सम्मान, और जिस तरीके से हमने कोरोना काल में काम किया, जिस तरीके से आज हम जमीन पे उतरे हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो। नहीं, एक सेकंड राजेंद्र जी, आप जितने आसानी से आप बाकियों पर आरोप लगा रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका नारा विकास होता और ये तमाम जो आप जाति के आरोप बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं, फिर प्रियंका गांधी को हिजाब के मुद्दे पर क्यों बोलना पड़ा आकर के? क्यों वो लगातार हिजाब को बिकनी से कंपेयर कर रही हैं, तमाम बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि महिला का अधिकार है? इस तरह की बयानबाजी आपकी नेत्री को देने की क्या जरूरत थी फिर, अगर आप लोग ये कार्ड नहीं खेल रहे हैं? अगर किसी महिला, हमारे जो है नेता ने सबसे पहले ये नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो अगर किसी महिला या लड़की के ऊपर किसी तरीके का छीटाकसी या इस तरीके का हमला होता है तो वहां कहीं ना कहीं बोलने की स्थिति बन जाती है। लेकिन राजनीतिक उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों बोला? राजनीतिक तौर पे नहीं, वो देश की भी नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की, तो उनको जो है उस चीज का पक्ष रखना वहां जरूरी हो गया था। अगर ऐसा कुछ था तो मैं उस कॉलेज प्रशासन से मांग करता कि आप उस कॉलेज में अगर इस तरीके का कुछ भी है तो वो कॉलेज प्रशासन उस पर कार्रवाई करता। वो कुछ आपकी बात को काउंटर करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मैंने कहा कि दुष्प्रचार में हम सबका दिमाग फंसा हुआ है। जब हम जॉब की बात करते हैं तब वो हिजाब की बात करते हैं और मुद्दे को भटकाने की बात करते हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत हिजाब की। देखिए, हिजाब पहनना, कोई भी ड्रेस पहनना, भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि वो अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी धार्मिक प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं, एक बात बताएं कि अधिकार दिया है। स्कूलों में व्यवस्था ये लागू की गई यूनिफॉर्म की, स्कूल का जो प्रशासन है वो इस चीज को देखेगा, ना कि बाहर के गुंडे आके एक गमछा डाल के उस लेडीज के पीछे भागेंगे और उसका नकाब उतारेंगे। आप ये बताइए, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ना हमारे देश की सभ्यता है। आप एक महिला भी हैं, हमारी बहन भी हैं।
आपको कैसा लगा जब एक लड़की के पीछे, एक बच्ची के पीछे इतने सारे लोग, भैया ने कहा गुंडे, इतने सारे गुंडे भाग रहे हैं और वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आप उसको देखिए। अगर आपको कोई बात कहनी है आप सामान्य तरीके से भी कह सकते हैं। हमें उन गुंडों को भी चिन्हित करना होगा, ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। सामान्य तरीके से ही चल रही हैं चीजें। आप ही लोगों के कुछ लोग इन मुद्दों को हवा देते हैं, जिससे कि आप। मेरा सवाल ये था कि हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों लाया गया और किसकी तरफ से लाया गया, ये बताएं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के कारनामे करते रहते हैं। बयान भारतीय जनता पार्टी पर आरोपित हर समय आरोप, बहुत अच्छा डिजाइन है जो एक लेबोरेटरी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा ये डिजाइन तैयार करते हैं और उसको हमारे सामने परोस देते हैं। लेकिन अब जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है और समझने का परिणाम आपको अभी 10 मार्च को दिखाई देने जा रहा है, जब माननीय अखिलेश यादव जी की, हम लोगों ने नारा दिया 400 पार, 403 सीटें। आप सोच के देखिए, क्योंकि जनता में उत्साह हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। 403 का टारगेट है आपका? 400 का, क्योंकि आपातकाल को अगर सीटें किस किस की आने वाली लोकतंत्र में विपक्ष को भी जिंदा रहना चाहिए, उसके लिए भी छोड़ना चाहिए कुछ सीटें। और मेरा यह मानना है कि 400 सीटें हम क्यों कह रहे हैं, आप आपातकाल को याद कीजिए। जब आपातकाल आया तो उस समय उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस शून्य हो गई। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी स्वयं अपना चुनाव हार गई। आज आपातकाल से ज्यादा खराब हालात हैं देश में और उसका परिणाम आपको सड़कों पर दिख रहा है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, हमें समझ में आता है। आपने बदलाव की बात की, मैं 1 मिनट विषय पे लूंगा फिर आप बोलिएगा। बदलाव की जहां तक बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य सर्वाधिक अगर किसी ने किए तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किए। आप अभी 100 नंबर डायल करें, जिसका बहन जी की सरकार ने शायद नंबर बदल दिया, अगर आप डायल करें तो अभी पुलिस आके खड़ी हो जाएगी। पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन पुलिसिंग सिस्टम अगर किसी को उत्तर प्रदेश ने दिया तो वो समाजवादियों ने दिया। मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। लैपटॉप एक एक बच्चे के हाथ में देकर अगर दुनिया के दरवाजे खोलने का काम किया तो समाजवादियों ने किया। तो ये विकास नहीं है क्या? आप इसको विकास नहीं मानते? कोरोना काल में जो हमारे यहाँ, हम लोग रोहिलखंड मंडल में हैं, हमारे यहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल है, जैसा बना था वैसा का वैसा ही। एक सेकंड आपको यहाँ पे रोकूंगी कि जो आप विकास की बात करते हैं, जब विकास का आपने इतना अच्छा मॉडल तैयार किया था तो जनता ने आपको 5 साल पहले क्यों ठुकराया? क्या वजह थी कि जनता ने इतनी भारी मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनाई और आपके विकास के मॉडल को ठुकराया? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जनता को भ्रमित करने का काम, जैसे मैंने पहली लाइन में कहा कि हिटलर के पास एक दुष्प्रचार मंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता दुष्प्रचार का मंत्री है और वो दुष्प्रचार के चलते लोगों के दिमाग को, जहन को बदलने का काम किया। 5 साल में सच्चाई सामने आ गई। आप आज की तारीख में अगर सड़क पे नारियल, किसी नई बनी सड़क पे नारियल फोड़ेंगे तो सड़क टूट जाती है। अब तो लोग मजाक में कहते हैं कि भाजपा वाले टमाटर लेके उद्घाटन कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ 300 बेड का हॉस्पिटल बना, जैसा बना था वैसा ही था। कोरोना काल में उसने लोगों की जान बचाई। आप हाईवे देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, विकास के जहां कार्य 2017 में छूटे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उद्घाटन करने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसीलिए जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है और अब साइकिल बिल्कुल आप समझिए विधानसभा में जाने के लिए तैयार है। दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। दुष्प्रचार पूरी तरह से अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी इस समय फैला रहे हैं। और कांग्रेस की तो आप देखिए, हिजाब पर प्रियंका गांधी कहती हैं बिकनी। बताइए, ये हमारे देश की व्यवस्था, ये हमारे देश का कंगना रनौत जी को भी याद कर लीजिए। कंगना रनौत नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है वो। ये हमारे देश की कांग्रेस की जो पिछले, आप समझिए, देश की आजादी के बाद जिस परिवार ने राजनीति की, उस परिवार की एक महिलाओं के लिए किस तरीके की शब्दावली का प्रयोग कर रही है। जॉब चाहिए, जॉब 21 लाख नौकरियां समाजवादी मुझे बोलने दीजिए पवन भैया। अब आप जनता को जॉब दीजिए, हिजाब में मत फंसाइए। आपने कहा चुप रहिए, मैं चुप रही। अब आप मेरे को बात करने दीजिए, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करने दीजिए। हाँ। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी के बिकनी से, बताइए, हिजाब, बिकनी, ये सब बातें, हमारी यूनिफॉर्म इस देश में आज से है क्या? गुरुकुल में हम पढ़ते थे, गंजे सर पढ़ते थे बच्चे हमारे, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, जिससे कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये है, ये वैसा है। कैसे आएगी यूनिफॉर्मिटी? आप तो बांटने का काम कर रहे हैं भाई, कि हिजाब पहना दिया, अलग पता चलेगा मुस्लिम लड़कियां बैठी हुई हैं। ठीक है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हिजाब पहनाकर, हिजाब का समर्थन करके। हमारी सरकार ने मुस्लिमों के लिए क्या नहीं किया? 3 तलाक का मुद्दा हो, या टॉयलेट बनाने की बात हो, महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात हो, पिंक टॉयलेट यूपी में 4,500 पिंक टॉयलेट की व्यवस्था किसने दी? आप महिलाओं की कह रहे हैं। एक हाथरस कांड को लेकर के आप बात कर रहे हैं योगी सरकार पर।
दोषारोपण कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ। अगर कांग्रेस ने स्कूल नहीं दिए होते तो आज वो शौचालय में ही वोट पड़ रहे होते। चलिए देखिए, ठीक है जो पवन बना जी, होता। अब मुझे यहाँ पे समय की थोड़ी सी कमी है एक और सेकंड में एक बात कहना जी, चाहूंगा। जल्दी से जो बोलिए। यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, भारत एक ऐसा देश है, आपको आइडिया ऑफ इंडिया समझना होगा, जहां डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी आती है।